हेलो माय डियर जेकेटी, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो आई होप आप लोगों ने जो पिछला लेक्चर था वो देख लिया होगा। भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। नेशनल इनकम 10 नंबर का चैप्टर है आपके बोर्ड्स में, तो हल्के में मत लेना, इस पे भारी होना है आपने, ठीक है। इस पे भारी पढ़ेंगे टोटली। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आगे जाकर हमारे प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए कुछ कंसेप्ट समझने बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। तो बिना कोई पल के झपकाए, दुनिया से नाता तोड़े, जल्दी से हाथ में उठा लीजिए पेन और पेपर और बस इस वीडियो पे टिक जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो यार देखो, सबसे पहली बात, दो इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है आपकी नेशनल इनकम निकालना और दूसरी होती है आपकी डोमेस्टिक इनकम निकालना, क्योंकि डोमेस्टिक से ही नेशनल निकलती है। पहले हम ये देख लेना कि हमारी डोमेस्टिक मतलब टेरिटरी में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, फिर उसके बाद देखेंगे नेशनल मतलब हमारे बंदों की कितनी इनकम है। ठीक है जी। तो इसके लिए अब आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ गए होंगे कि डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हमारा जो कंसेप्ट है टेरिटरी का, वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यार सबसे पहले इसी पे चलते हैं। फिर नेशनल इनकम के लिए दूसरा कंसेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि होता है आपका नॉर्मल रेसिडेंट का। ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो यार देखो, टेरिटरी आप सबको पता है कि यार बोलते हैं ना, यार ये मैंने अपनी टेरिटरी मार्क कर ली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेरिटरी बाउंड्रीज के ऊपर बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी कंट्रीज में भी होती रहती है भाई ये टेरिटरी बाउंड्रीज। भाई हर किसी को चाहिए कि भाई मेरा जो एरिया है वो लार्ज हो। तो बस इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार टेरिटरी क्या होता है। जो आप ज्योग्राफिकल सेंस में पढ़ते हो उसकी डेफिनेशन में जो टेरिटरी होता है उसको पॉलिटिकल बाउंड्रीज या पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के नाम से बोला जाता है, जहां पर आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए उस बाउंड्री में कहीं पर भी घूमने के लिए, किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए उस बाउंड्रीज में कहीं पर भी अपने गुड्स या फिर अपनी करेंसी पहुंचाने के लिए। तो देयर इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, पीपल एंड मनी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो उसको नॉर्मली आपकी टेरिटरी बोला जाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आपकी ज्योग्राफिकल डेफिनेशन एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। लेकिन नेशनल इनकम निकालने के लिए ना ये तो यूज होती है डेफिनेशन, उसके साथ कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शंस होती हैं। बस यही हमने जाननी है अच्छे से, क्योंकि वो वाली तो आपको पहले से ही पता थी। अब ये वाली जरा अच्छे से जान लो कि नेशनल इनकम निकालने के लिए आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट कितना ट्रांसफॉर्म होता है। तो यार देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी में ये तो आ ही गया जो आपकी बाउंड्रीज है, जहां पर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड पीपल होता है। उसके साथ साथ कुछ और चीजें होती हैं जो हमने हमारी टेरिटरी में इंक्लूड करनी होती हैं। अब वो क्या है? सबसे पहला हो गया शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। जितने भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की टेरिटरी की बात कर रहे हैं, तो जितनी इंडियन कंपनीज हैं जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट की कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि उनके शिप्स एंड एयरक्राफ्ट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज हैं, भले ही वो इंडिया के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एयर इंडिया का कोई प्लेन है, ठीक है, और वो प्लेन अभी सिंगापुर में है, अमेरिका में है, फलाना कंपनी, ढिमकाना कंपनी, एनी अदर कंपनी एक्सेप्ट इंडिया, तो वो जो प्लेन वाली जो टेरिटरी है वो भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। विच मीन्स कि प्लेन के ऊपर अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, भाई होता है ना यार प्लेन में, अगर कई बार क्या होता है बंदे का मन कर जाए पीने का, तो वो इतनी सी शॉट ले आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा पैसा रख के इतना बड़ा गिलास रखते हैं, लेकिन उसमें होती इतनी सी है यार। मैंने भी देखी है मूवीज में, मुझे भी आइडिया नहीं है, तो उसके पैसे देने पड़ते हैं इकोनॉमी क्लास में और बाकी क्लासेस में, ठीक है। तो वो जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो ऐसा ही माना जाएगा कि हमारी बाउंड्रीज के अंदर हो रही है। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जो एक बात याद रखना, हमारी जो इंडियन कंपनी के होने चाहिए, किसी फॉरेन कंपनी के नहीं। तो जितने भी प्लेन्स हैं, जितनी भी शिप्स हैं ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक या ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, अगर वो फॉरेन कंट्री में है कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। और इसी के साथ जितने भी फॉरेन कंपनी के प्लेन हमारी टेरिटरी के अंदर है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाएंगे। मतलब कोई सिंगापुर एयरलाइंस का प्लेन यहाँ पर है, तो सिंगापुर एयरलाइंस के प्लेन के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है ये नहीं माना जाएगा कि हमारी टेरिटरी है, इवन दो पॉलिटिकली हमारी टेरिटरी के अंदर खड़ा है। तो एक ये हो गया। दूसरा हो गया आपका फिशिंग वेसल्स, ठीक है, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जो फिशिंग के काम आते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, नीचे से ओशन से ऑयल, पेट्रोलियम और ये अदर चीजें निकालने के लिए। उसके अलावा जितने भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि
ऑपरेटेड बाय अगेन रेसिडेंट ऑफ कंट्री, इंडियन कंपनी के होने चाहिए इंटरनेशनल वाटर्स में। देखो वाटर्स जो होता है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कुछ वाटर्स जो हमारी बाउंड्री से अटैच्ड है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, जो कि आई गेस इट इज 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स है वो वाटर पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसकी यूनिट है। तो वो 12 नॉटिकल माइल्स जितना जो है हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाता है पॉलिटिकली भी। उसके बाद जो होता है ना वो इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमारी टेरिटरी में है वो तो ऑब्वियसली हमारी टेरिटरी में है। अगर 12 नॉटिकल माइल्स को कोई भी फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सीड कर देता है, वो उसके पार चला जाता है, तो वो परमिशन के साथ जाना चाहिए यहां पर, विच वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन, फिर भी वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। दैट मीन सपोज करिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है यार, सॉरी इंडिया के मैप के लिए भाई कई बच्चे कमेंट में बोलते तो सर ये कैसा मैप बना रहे हो, वो भाई कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा भी मान लो कि पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है जी। और ये आपका 12 नॉटिकल माइल जितना आपका हमारा ही पानी माना जाएगा, ये तो इतना तो डिस्टेंस हमारा है। अगर कोई शिपिंग वेसल इसको क्रॉस कर गया लेकिन विद एक्सक्लूसिव राइट और यहां पर कहीं ऑपरेट कर रहा है, कोई सपोज करो कोई ऑयल वॉयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है नीचे से, तो ये भी हमारी टेरिटरी का पार्ट ही माना जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो जितने भी इंडियन फिशरमैन हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स में जाते हैं विद ड्यू परमिशन, तारों के नीचे से नहीं, विद ड्यू परमिशन, तो वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। तो जितनी भी एम्बेसीज हैं, इंडियन एम्बेसीज हैं, जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं, कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? कॉन्सुलेट्स एक ऐसी ऑफिस और बिल्डिंग होती है जहां पर कोई हमारा कोई इंडियन एम्बेसडर जाकर रुकता है, कोई फॉरेन के साथ कोई मीटिंग के लिए, कोई पर्टिकुलर पैक्ट साइन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग को बोलते हैं कॉन्सुलेट, जहां पर हमारा कोई काउंसिल जाकर रुकता है, ठीक है। तो एम्बेसीज अलग है, वो तो परमानेंट होती है, काउंसिल में जो मिनिस्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, कई बारी एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर लेती है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, हेल्प के लिए हो सकता है या वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज जहां पर भी है, इंडियन कॉन्सुलेट जिस कंट्री में भी है, और इंडियन आर्मी ने जहां पर भी अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स लगा रखी हैं अभी, अब्रॉड में कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट ही माने जाते हैं। तो अगर कोई अमेरिका में इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है, कोई है, ऑब्वियसली होगी, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, जितना भी वो एम्बेसी का जो एरिया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट समझ आ गया होगा। तो भैया ये आपके कुछ रूल्स थे जो आपको इंक्लूड करने होते हैं, ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन है जो आपको एक्सक्लूड करने होते हैं। जैसे अगर इंडियन एम्बेसी जो है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जा रहा है इररिस्पेक्टिव कौन सी कंट्री में है, तो ऐसे जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हमारी कंट्री में होंगी वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं। भैया फेयरनेस तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना, फिर वो हमारी टेरिटरी का पार्ट जो है वो नहीं माने जाएंगे। सिमिलरली जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो एक कंट्री को बिलोंग नहीं करती हैं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती हैं। जैसे यूएनओ, आपने कहीं सुना होगा कोरोना के टाइम पे यूएनओ, सॉरी यूएनओ नहीं, डब्ल्यूएचओ ने ये किया वो किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ पीस के लिए काम करते हैं। उसके अलावा आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। तो ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनके ऑफिस हमारे यहाँ पर हैं तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाएंगे। तो भैया ये चीजें याद रखनी है आपको, मेक श्योर ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके। और अगर बैठ गया तो आओ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पॉज करना और कमेंट में आंसर देना। जैसे इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडियन कंपनी अगर कोई लंदन में है तो क्या वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है? नहीं, इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शंस में कहीं मतलब जो इंक्लूजन्स हैं उनमें कहीं पर भी कंपनीज की बात नहीं करी गई, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। उसके बाद आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट बाहर की कंपनी है लेकिन वो हमारे यहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जैपनीज, सपोज करो सुजुकी है, जैपनीज कंपनी है, उसके यहाँ पर इंडिया में भी कई सारे वो खुले हुए हैं, तो क्या वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड तो सिंपल होता है यार कि जहां पर है वो उस टेरिटरी का पार्ट है। ऐसे ही आपका जो ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क है, क्या वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है? नहीं, न्यूयॉर्क में है तो न्यूयॉर्क, कंपनी से रिलेटेड नहीं। अब मुझे आपने कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर कोई सपोज करिए अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट है? क्या वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है या फिर वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है?
सिर्फ मेरे को कमेंट में आपने ये आंसर करना है। तो यार प्लीज़ एक्टिव रहिए कमेंट में, ताकि पता चलता रहे मुझे कि यार बच्चे काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे किसी भी लेक्चर में कि सर ऐसे चेंज करिए, सर ये थोड़ा सा अच्छे से समझाइए ये वो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो यार, रिवर्ट बैक आपको जरूर मिलेगा। अगला कंसेप्ट आता है आपका नेशनल इनकम समझने के लिए। देखो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है जो हमारी टेरिटरी के अंदर कमाई हुई इनकम है। अब वो टेरिटरी के अंदर दो टाइप के बंदे इनकम कमाते हैं, एक जो उस कंट्री का रेसिडेंट है, दूसरा जो उस कंट्री का रेसिडेंट नहीं है। जैसे अभी बात करी ना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, तो अब वो हमारी टेरिटरी के अंदर कमाया जा रहा है, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा इंडिया की, लेकिन वो हमारा बंदा तो नहीं है, वो तो माइक्रोसॉफ्ट तो बाहर की कंपनी है। तो दो टाइप के बंदे हमारी टेरिटरी में इनकम कमाते हैं, एक जो रेसिडेंट है हमारे यहाँ के और दूसरे जो रेसिडेंट नहीं है। तो जो रेसिडेंट है अगर हम सिर्फ उनकी इनकम देखें तो वो बन जाती है आपकी नेशनल इनकम। तो इसीलिए नेशनल इनकम कंसेप्ट समझने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट समझें, ठीक है। अब नॉर्मल रेसिडेंट नॉर्मली किसे बोला जाता है? नॉर्मल रेसिडेंट एक पर्सन है। पर्सन में एक बात याद रखिए, पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल्स हम इंसान नहीं आते हैं, साथ में ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनीज बिजनेसेस भी आ जाते हैं, मेक श्योर। तो नॉर्मल रेसिडेंट इज अ पर्सन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, मतलब जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाया करता हो, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब हो गया मैं कमाता भी यहीं हूं, मेरी इंटेंशन है कि मेरे को खाना भी यहीं है, मतलब खर्च भी यहीं करना है, पैसा मेरे को सेव भी यहीं करना है, इन्वेस्ट भी यहीं करना है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो भैया मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही लाया करता है, तो इसीलिए मेरे को इंडिया का रेसिडेंट बोला जाता है, ठीक है। तो तीन बेसिक एलिमेंट आपके देखे जाते हैं, स्पेंडिंग, अर्निंग एंड सेविंग, अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट का आपको कंसेप्ट जानना है, ठीक है। अब ये पीरियड ऑफ स्टे जो है वो एटलीस्ट 1 ईयर का हो जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं अभी अभी आया हूं अपना युजाकिस्तान से और फिर आप बोलो जी कि आप भी नॉर्मल रेसिडेंट हो क्योंकि आप कमा भी यही रहे हो, खर्च भी यही, 1 साल तो मिनिमम हो गया हो, ठीक है। अब ये पॉइंट्स जो है वो जरा ध्यान दीजिएगा, जो आपको ध्यान से क्वेश्चन में देखने होते हैं, तभी आप कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो पाएगा नॉर्मल रेसिडेंट का। तो भैया नॉर्मल रेसिडेंट में इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, जैसे अभी मैंने बात करी। नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, विच मीन्स अगर कोई बंदा चाइना का सिटीजन है, ठीक है, लेकिन वो काफी टाइम से इंडिया में रह रहा है, यहीं वो अपना जॉब करता है, यहीं कमाता है, यहीं खाता है, यहीं सेव करता है, तो इवन दो ही इज अ फॉरेनर बट स्टिल ही विल बी कंक्लूडेड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रेसिडेंट में बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन आ जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेनर्स हु रिसाइड इन द कंट्री फॉर मोर देन एन ईयर हैन हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री, जस्ट बिकॉज वो चाइनीज है तो वो रेसिडेंट का कंसेप्ट अलग होता है सिटीजनशिप का, अभी हम उसमें भी बात करेंगे। अगला होता है जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो हमारे यहाँ के रेसिडेंट जो है वो नहीं माने जाते, ये बात याद रखिएगा, वो हमेशा इंटरनेशनल रेसिडेंट माने जाते हैं। लेकिन जो इसके अंदर स्टाफ काम कर रहे हैं उनको नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा उस कंट्री का जहां पर ये इंटरनेशनल बॉडी ऑपरेट कर रही है, वर्क कर रही है, ओनली व्हेन दे हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर। मतलब कोई WHO का ऑफिस है इंडिया में तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है और WHO यहाँ का रेसिडेंट भी नहीं है। लेकिन अगर WHO में भले ही कोई इंडियन या नॉन इंडियन काम कर रहा है और उसको 1 साल से ज्यादा हो गया तो उसको इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। लोकल एम्प्लॉयज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन देयर कंट्रीज आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट। तो जैसे सपोज करो अब अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, अब ऑब्वियस सी बात है अमेरिकन एम्बेसी हमारी यहाँ की टेरिटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई 2 टाइप के बंदे काम करेंगे, एक इंडियन और एक नॉन इंडियन। तो अगर इंडियन काम कर रहा है अमेरिकन एम्बेसी में जो इंडिया में सिचुएटेड है, अब लोकल हो गया है बंदा, लोकल मतलब उसी कंट्री का, तो ये रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया का। और अगर कोई नॉन इंडियन काम करता, सपोज करो कोई अमेरिकन काम करता हो, तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो एम्बेसीज के लिए सिर्फ लोकल वर्ड यूज होता है, यहां पर लोकल नहीं, यहां पर सारे रेसिडेंट्स की बात हो रही थी, ठीक है, सारे स्टाफ की बात हो रही थी। यहां पर सिर्फ लोकल स्टाफ मतलब जिस कंट्री में वो एम्बेसी सिचुएटेड है, अगर वहीं का बंदा है तो भैया वो रेसिडेंट है, अदरवाइज वो नहीं है। ऐसे ही कई वर्कर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे ना बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, जैसे अब सपोज करो कहीं नेपाल की साइड पे कहीं है, अब नेपाल और इंडिया में ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर ऐसे बॉर्डर्स बने, मतलब बने हुए रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन लोगों को अलाउड है रोज अप डाउन करना। तो कहीं नेपाली यहाँ पर आते हैं, ठीक है जी, अपना पैसा वैसा कमाते हैं क्योंकि इंडिया की करेंसी उनसे बेटर है, तो इंडियन रुपीज़ में कमा के वहाँ खर्चते हैं कन्वर्ट करके, तो बेटर होता है। ऐसे ही आपको कनाडा और अमेरिका में मिल जाता है कि कनाडा के आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं, डेली अमेरिका अप डाउन करके
कमाते हैं और वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर रह कहीं और रहे हैं, कमा कहीं और रहे हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये जो फैक्ट है ये स्टेट कर दिया गया है कि वो बंदा जो डेली बॉर्डर्स क्रॉस कर रहा है वो उसी कंट्री का रेसिडेंट माना जाएगा जहां वो रहता है, जहां वो काम करके वापस आ रहा है, काम करने वाली जगह पे नहीं जहां वो रह रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट कमाना अलग है, लेकिन कभी भी उसकी इंटेंशन वहां नहीं थी कि मैं वहां खर्चूंगा, वापस आके ही खर्चूंगा। तो मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो अपनी कंट्री में आके करता है। ऐसे जितने आपके क्रू मेंबरशिप, अभी हमने बात करी डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई एयरक्राफ्ट या शिप है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा अगर वो इंडियन रेसिडेंट ऑपरेटेड है, तो जिस मर्जी कंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके ऊपर जितने भी क्रू मेंबर्स हैं वो भी हमारे ही रेसिडेंट माने जाएंगे, ये बात याद रखना। अब जैसे कोई कैबिन क्रू है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो कैबिन क्रू है, तो वो डेली जो है वो कभी दुबई कभी सिंगापुर, मेरे को स्नैप आती हैं, कभी वो आती हैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी आती है, तो थोड़ी सी जलन होती है कि भाई यार ये तो वहाँ का रेसिडेंट बन गया। फिर मैंने ये चैप्टर पढ़ा, मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे रेसिडेंट बन गया भाई, वो हमारे ही रेसिडेंट रहेगा, वो जहां मर्जी घूम ले भैया, माना इंडिया नहीं जाएगा, इंडियन रेसिडेंट ही माना जाएगा। उसकी जितनी इनकम है इंडिया की नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी। ऐसे ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो हमारे यहाँ के रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। टूरिस्ट हो गए, उसके अलावा कोई स्टूडेंट हो गए, कोई मेडिकल पर्पज से आ रहा है, भले ही उनको 1 साल हो जाए, लेकिन उनका इंटेंशन कभी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पर्पज से आए, पर्पज कंप्लीट चले जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने थे। अब हमारा कंसेप्ट आता है रेसिडेंट और सिटीजनशिप में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यार, कि अगर अभी तक आपने ये टाइम टेबल अभी तक नोट डाउन नहीं करा मेरे भाई, इतना तो खबर होगी कि भैया डिसिप्लिन से क्लासेस आ रही हैं, अक्टूबर तक खत्म करना है, ये इन्होंने कफन बांध दिया सिर पे, तो भैया आप भी करो ना यार, पुल अप योर सॉक्स एंड जल्दी से ये करो, और उसके साथ साथ जल्दी से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करो यार। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? नोट्स चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए, तो करना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट चाहिए? बिल्कुल चाहिए, तो करना पड़ेगा ना मेरी जान, इतना सा तो एफर्ट लेना पड़ेगा यार, कुछ पाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ खोना नहीं पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे कंसेप्ट पे, जिसका नाम है हमारा सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप। ये दो अलग कंसेप्ट होते हैं। देखो, आप किसी कंट्री के रेसिडेंट कैसे बनते हो, ये अभी हमने पढ़ा कि अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर है और 1 साल से ज्यादा हो। सिटीजनशिप प्रॉपर लॉ आ जाता है यहाँ पर, या तो बाय बर्थ हो गया भैया, कई ऐसे लोग होते हैं जो इंडियन ओरिजिन होते हैं, इंडियन सिटीजन होते हैं, लेकिन बाहर सेटल होते हैं, उनका जो भी बच्चा पैदा होता है वो भैया वो तो बाहर की सिटीजनशिप लेकर ही पैदा होता है। तो सिटीजनशिप के लिए एक कंसेप्ट सिंपल सा है कि भैया उस कंट्री में पैदा हो, तो अगर इंडिया की सिटीजन चाहिए तो इंडिया में पैदा होना चाहिए। दूसरा, या तो अगर आप इंडिया से बाहर पैदा हो, तो अगर इंडिया की सिटीजन चाहिए तो इंडिया का जैसे लॉ बोलता है उसके लॉ में प्रॉपर लिखा हुआ है कि अप्लाई कर सकते हो, उसके कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 14 साल से ज्यादा हो गए आपको रहते हुए, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। माइंड यू कि हम नेशनल इनकम के लिए सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट का कंसेप्ट समझते हैं, सिटीजन का नहीं। अब ये जो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट हमने पढ़ा, ये डोमेस्टिक इनकम के लिए काम आता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, और नेशनल इनकम के लिए आपका काम आता है रेसिडेंट। ठीक है, तो आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर है तो फिर आ जाओ आंसर दे दो। तो जैसे आपका इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, कहां पर सिचुएटेड है? यूएसए। क्या ये इधर की बात कर रहा है यूएसए की? अगर यहां पर अमेरिकन होते तो वो अमेरिका के रेसिडेंट कहलाते, लेकिन यहाँ इंडियन है तो वो अमेरिका के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। कहां के रेसिडेंट कहलाएंगे? इंडियन रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है जी, तो लोकल देखने हमने जहां पर सिचुएटेड है, तो इंडियन है ना ये, तो इंडिया के रेसिडेंट। ठीक है, जैपन मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर वर्ड देख लो ना, एम्बेसी लिखा हो और इंडियंस लिखा हो, तो वो इंडिया के ही रेसिडेंट होंगे 100% हर बारी। ठीक है, अ जैपनीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months, टूरिस्ट हो गया तो नॉट अ रेसिडेंट, ऑब्वियस सी बात है, नॉट अ इंडियन रेसिडेंट। टूरिस्ट अभी मैंने बात करी थी। उसके बाद इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, अगेन इंडियन है, पाकिस्तान जा रहे हैं लेकिन सिर्फ मैच देखकर वापस आ जाएंगे, तो यस दे आर इंडियन रेसिडेंट, यस दे आर इंडियन रेसिडेंट। उसके बाद इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 year, अभी 1 साल नहीं हुआ तो वो अभी भी इंडिया के रेसिडेंट है। अगर 1 साल से ज्यादा होता तो फिर वो अमेरिका के रेसिडेंट बन जाते। हमने बात करी यहां पर तो कोई लोकल देखना ही नहीं होता जब कोई इंटरनेशनल ऑफिस हो, हमने तो बस ये देखना होता है 1 साल से ज्यादा हुआ या कम हुआ। कम हुआ तो जिस ओरिजिन के हैं वहीं के रेसिडेंट हैं, ज्यादा हो गया तो बस फिर वो अमेरिका के रेसिडेंट बन जाते। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर है भैया। डेली प्रैक्टिस में असाइनमेंट में आपको ऐसे वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो जरूर प्रैक्टिस कर लेना उनको।
चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके तो ये हद से ज़्यादा काम आने वाला है। अब प्रैक्टिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल इनकम निकालता है हमारा एनएसएसओ, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया इंटरमीडिएट गुड्स, नाम से बता रहे हैं इंटरमीडिएट, कहीं बीच की बात हो रही है। तो जो कोई ऐसे गुड्स आप यूज करते हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स या फिर सिर्फ रीसेल, ये दो कंडीशन है। आपने गुड्स खरीदे रीसेल के लिए, कंजम्पशन के लिए नहीं, या फिर उन पे कोई प्रोडक्शन करके उनको दूसरे गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। दैट मींस अगर आपने शुगर केन खरीदा, या तो उसको शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, या चलो ऐसा है गर्मी है इसको बना लेते हैं हम गन्ने का रस। ओए होए होए होए, सपने में वो गन्ने का रस आ गया एकदम से। चलो कोई नहीं, तो गन्ने का रस हो गया। अब गन्ने के रस को क्या कहते हैं भाई, वो देख लेना, मेरे को कमेंट में ही बता देना, सर गन्ने के रस को ये कहते हैं इंग्लिश में। तो शुगर केन अगर आपने खरीदा उसको शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, तो शुगर केन आपके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड। क्या हो गया आपके लिए, इंटरमीडिएट गुड। और यही अगर आपने शुगर केन रीसेल के लिए खरीदा होता, आपके खेत हैं, मतलब आपके चाचा जी के खेत है, आपने उनसे खरीदा और आप बेचते हो मार्केट में जाकर एज इट इज, किसी में कन्वर्ट नहीं करते हो, तो वो भी आपके इंटरमीडिएट गुड ही कहलाते हैं। बट एक बात याद रखना कि ये जो आप इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, जैसे कि जो प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, तो उन्हें उनका एक वो है, एक पर्टिकुलर ट्रेट है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी लूज करनी है और वापस वो उस फॉर्म में नहीं आ सकते। जैसे एक बार अगर शुगर केन शुगर में कन्वर्ट हो गई तो वापस वो शुगर केन नहीं बन सकती। शुगर केन ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, तभी जाकर वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। जैसे कि शुगर केन शुगर में कन्वर्ट हो गई, मिल्क अपनी स्वीट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, फ्यूल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ये सारे आपके इंटरमीडिएट गुड कहलाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं, बात करो जैसे सपोज करो फैक्ट्री में तो मशीनरी भी लगती है और वो भी प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, तो क्या मशीनरी भी आपकी इंटरमीडिएट गुड हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मशीनरी आपकी इंटरमीडिएट गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती ना, किसी दूसरे की फॉर्म में नहीं आती है, तो इसीलिए उसको हम इंटरमीडिएट गुड नहीं बोलते हैं। समझे ये बात के नहीं समझे? ठीक है, एक बात एक और याद रखिए, देखो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपके हो सकता है बोर्ड में ना आए, बहुत माइन्यूट चांसेस होते हैं, लेकिन सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल है। तो आपको यहीं से अंदाजा लग जाए कि सीयूईटी की तैयारी के लिए अलग ऑब्जेक्टिव हो जाता है हमारा और बोर्ड के लिए अलग हो जाता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जितने भी हैं उन सबकी डेराइव डिमांड होती है। कैसी डिमांड होती है? डेराइव डिमांड होती है, विच मींस उनकी जो डिमांड है फाइनल गुड्स, मतलब चीनी की जितनी डिमांड हो रही है उसी पे डिपेंड करेगा कि फर्म जो है, जो चीनी बना रही है कंपनी, वो शुगर केन के आगे कितनी डिमांड करेगी। तो शुगर केन की अपनी कोई डिमांड नहीं है, उसकी डेराइव डिमांड है शुगर पे, फाइनल गुड पे। ठीक है, जितने भी ड्यूरेबल गुड्स हैं वो सारे आपके इंटरमीडिएट गुड्स, और सॉरी जितने भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं जो फैक्ट्री में यूज होते हैं, वो सारे आपके इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। नॉन ड्यूरेबल मतलब एक बार यूज करा और खत्म, उनको नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। जितने भी ड्यूरेबल गुड्स हैं वो नॉर्मली इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते, एक्सेप्ट ट्रक्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, जो गवर्नमेंट खरीदती है, बड़े बड़े प्लेन खरीदती है, ये खरीदती है एक्सेट्रा, उनको इंटरमीडिएट गुड माना जाता है। नॉर्मली इंटरमीडिएट गुड आपके वो नॉर्मली आपके ड्यूरेबल गुड इंटरमीडिएट गुड नहीं होते हैं, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। ठीक है, सिर्फ नॉन ड्यूरेबल वाले होते हैं, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन इसका है, जो गवर्नमेंट ड्यूरेबल गुड्स खरीदती है फॉर डिफेंस सर्विस, वो सारे इंटरमीडिएट गुड माने जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट सेल के लिए नहीं है। वो मशीनरीज ऐसी नहीं है कि उससे कोई प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचोगे। यहां पर अगर कोई मशीनरी यूज हो रही है तो ड्यूरेबल गुड हो गया, जैसे मशीनरी जो अगेन एंड अगेन यूज हो सकती है। तो यहां पर कोई मशीनरी यूज कर रही है तो उससे आप दूसरे प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहे हो, यहां पर ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए इनको इंटरमीडिएट गुड्स में डाला गया, क्योंकि ओवर द ईयर एक साल में ही इनकी इतनी वैल्यू गिर जाती है कि गवर्नमेंट को एवरी ईयर रिप्लेस करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट गुड्स के लिए, एक जो दूसरे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दूसरा रीसेल पर्पस के लिए। तो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे अगर कोई गुड, तो वो इंटरमीडिएट गुड में आ जाता है, प्रोवाइडेड कि जो प्रोडक्शन वाली जो कंडीशन है उसमें वो गुड अपनी आइडेंटिटी लूज करके किसी दूसरे की आइडेंटिटी पे आ रहा है। ठीक है जी, अब आते हैं हमारे फाइनल गुड्स पे। फाइनल गुड्स क्या हो गए? ऑब्वियस सी बात, हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया कि भैया फाइनल गुड्स वो गुड्स हो गए जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, मतलब आगे बेचने के लिए नहीं, या फिर उसको दूसरे गुड में कन्वर्ट करने, उसको कंज्यूम कर रहे हो, जो उसका यूसेज है, जो उसका पर्पस है, वो कर रहे हो। तो इसमें आपके क्लोथ, कपड़े पहनते हैं, ब्रेड हो गए, मशीनरी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स दो टाइप का होता है,
एक होता है जो हम घर पे करते हैं, जो राशन वाशन और जो डेली की चीजें लाते हैं, दूसरा फर्म्स करती हैं इन्वेस्टमेंट, इसमें आपके ड्यूरेबल गुड्स लाइक मशीनरी एंड ऑल आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ऐसे जो एक पर्टिकुलर जगह पे इंटरमीडिएट कहलाएंगे और दूसरी जगह पे फाइनल गुड्स कहलाएंगे। जैसे अगर वेजिटेबल कोई रेस्टोरेंट खरीद रहा है तो वो उसको कन्वर्ट करके किसी सब्जी में कन्वर्ट करके बेचेगा, तो वो इंटरमीडिएट हो गया। लेकिन यही घर पे बनाई जा रही है तो ये फाइनल होगी, इवन तो वो सब्जी में कन्वर्ट घर पे भी होती है। सर्विसेज ऑफ अ लॉयर टेकन बाय फर्म, वो इंटरमीडिएट हो गई क्योंकि उसके ऑपरेशंस के लिए जरूरी है। और लॉयर अगर अपना ही केस लड़ रहा है तो वो फाइनल हो गया। मिल्क, अगर कोई टी सेलर खरीद रहा है, टी स्टॉल वाला, अपना जाते हो ना चुस्की लेने चाय की, तो वो हो गया अपना इंटरमीडिएट। और यही अगर घर पे हो ताज़ा हो ले तो ये आपका फाइनल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय अ फैक्ट्री, ये इंटरमीडिएट गुड है और यही घर पे यूज हो रही है तो ये फाइनल गुड। तो आप देख सकते हो एक ही गुड है वही इंटरमीडिएट भी बन जाता है, वो फाइनल, डिपेंडिंग उसका यूज क्या है। तो अल्टीमेटली सारी गेम यूज पे डिपेंड आ जाती है। और एक बात याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो नेशनल इनकम के अंदर नहीं आती है, सिर्फ फाइनल गुड्स के अंदर आती है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाती है। तो ये डबल काउंटिंग क्या है, पढ़ेंगे तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक है जी। हाँ, एक बात और जानने के लिए आपके बड़ा जरूरी है कि एवरी ईयर एडू कैप्टन अपना एक प्रीमियम कोर्स निकालता है जिसमें बच्चे एनरोल होते हैं, अच्छा पढ़ते हैं और फिर अच्छा स्कोर करते हैं। तो मेक श्योर इस साल भी एडू कैप्टन जब भी आपका प्रीमियम कोर्स निकालेगा, भैया बिना कोई टाइम वेस्ट करे, बिना कोई सोच विचार के आपने इस पे एनरोल कर लेना है। जितने भी आपके अंडरग्रेड के एंट्रेंस है सब तैयारी करवाई जाएगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, एग्जाम स्पेसिफिक AI मॉक टेस्ट मिलेंगे, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स और डाउट सॉल्विंग फैकल्टी आपको मिलेगी। कोई भी डाउट है इस नंबर पे आप कभी भी किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैंने आपको क्यों बोला कि बिना सोचे समझे, क्योंकि सोचने का टाइम हम आपको दे रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑफर चलाकर जिसको बोलते हैं मनी बैक गारंटी। पहले एनरोल कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीटें ना खत्म हो जाए। 5 दिन का आपको टाइम मिलेगा और उस 5 दिन में आपको लगे कि भैया टॉप नॉच फैकल्टी है तो कंटिन्यू करो, और अगर आपको लगे यार नहीं मजा नहीं आ रहा है, यार वो मोदी स्टाइल में मजा नहीं आ रहा, तो यार वापस मांग लो, बिना कोई क्वेश्चन पूछे आपको पैसे आपका रिफंड कर देंगे। और जिन्होंने कंटिन्यू करा, जिन्होंने मजा लिया ना पूरा, उनका फिर रिजल्ट भी तगड़ा आया है। जैसे कि 2022 का AIR1 CUET का एडू कैप्टन का बच्चा था भैया, IP मैट 13, 24, 37 एडू कैप्टन के बच्चे थे, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC और जितने भी टॉप कॉलेजेस सब में एडू कैप्टन के बच्चे आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर जब भी आए तो भैया नजरें बिछाए रखना। चलिए, तो अब फाइनल गुड्स भी जो है ना वो आपके 2 और कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। जैसे हमने बात करी कंज्यूमर गुड्स जो घर पे यूज होते हैं, डायरेक्टली यूज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, और दूसरे होते हैं आपके कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स तो भैया आइसक्रीम, हो चॉकलेट, कैसे कैसे एग्जांपल लिख दिए यार मैंने, मिल्क, क्लोथ्स, पेन एक्सेट्रा। अब ये टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अगेन ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन CUET में आ सकता है, मेक श्योर। ड्यूरेबल गुड्स, जैसे आपके जो ड्यूरेबल गुड्स कौन से हो गए, जो लॉन्गर पीरियड के लिए चलते हैं, टीवी, कार, ये वो एक्सेट्रा। सेमी ड्यूरेबल, जो ड्यूरेबल से कम चलते हैं थोड़े लेकिन इनका भी लॉन्गर पीरियड होता है, कपड़े हो गए, क्रॉकरी हो गई एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल, एक बार यूज किया खत्म, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। सर्विसेज जो नॉन फिजिकल फॉर्म में होती हैं, टीचर, बैंक एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स कौन से हो गए, वो सारे गुड्स जो अगेन प्रोडक्शन में काम आते हैं लेकिन अपनी फॉर्म नहीं छोड़ते हैं वो, जैसे कि आपके मशीन, प्लांट्स, फैक्ट्री एक्सेट्रा, दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी, और इन पे डेप्रिसिएशन लगती है और रिपेयर्स चाहिए इनको टाइम टू टाइम। तो आई होप आपको इंटरमीडिएट और फाइनल गुड का कंसेप्ट टोटली क्लियर है, और फाइनल में भी कंज्यूमर और कैपिटल गुड का कंसेप्ट टोटली क्लियर है, क्योंकि यार ये आगे आएगा आपके नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल में। तो यार इस लेक्चर को यहीं हम समाप्त करते हैं, नहीं तो भैया बहुत लेंथी हो जाएगा, और मिलेंगे हम इसी के कंटिन्यू पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भैया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि डिफरेंट कंटेंट आते रहते हैं, और बेल आइकन भी दबा लेना। चलिए, सी यू एट दी नेक्स्ट लेक्चर।